हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोग पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे, नोट्स ठीक से बना रहे होंगे, लेक्चर अटेंड करके आप चीजों को ठीक से समझ पा रहे होंगे। तो कल के टॉपिक में हमने आर्टिकल 55 निर्वाचन कोटा तक के पूरे टॉपिक्स को खत्म किया था। आज हम लोग आर्टिकल 56 पढ़ रहे हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक शब्द ध्यान रखेंगे, है ना, प का नी को का दू यू दसम। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो फिर आपको आर्टिकल जितने भी हैं 51 से लेकर के 62 तक उसमें आप परेशान नहीं होंगे। जैसे आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात करी गई है, कार्यपालिका की शक्ति की बात राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 में किया गया है। निर्वाचन की बात आर्टिकल 54 में किया गया है, ठीक है। निर्वाचन कोटा की बात आर्टिकल 55 में किया गया, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आर्टिकल 56 में किया गया, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आज हमें पढ़ना समझना है। ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो इनफैक्ट आप ये जान पाएंगे कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के किन प्रावधानों की बात करी गई है ना। चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 56 ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा आर्टिकल 56 में डिस्क्राइब है। और यहां कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे भारत के, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए होगा। बात समझ गई। अगर अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये त्याग पत्र किसको देंगे। अच्छा, ये जो त्याग पत्र होता है ना, इसको संबोधित त्याग पत्र थोड़ा बोलेंगे। ये अपना प्रेसिडेंट अपना संबोधित त्याग पत्र किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, यानी उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। अगर पद पे रहते हुए प्रेसिडेंट चाह रहे हैं कि मैं अब त्याग पत्र दे दूं तो क्या दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। और वो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। और ये एक संबोधित त्याग पत्र होगा। इसका मतलब ये होगा कि लेटर किसके नाम पर लिखा जा रहा है, तो वो संबोधित त्याग पत्र, और किसके नाम पे लिखा जाएगा, उपराष्ट्रपति के नाम पे लिखा जाएगा। बात समझ में, ठीक। अगर उपराष्ट्रपति बाय द वे उपस्थित नहीं है तो ये जो त्याग पत्र होगा राष्ट्रपति, ये त्याग पत्र फिर किसको देंगे, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश को, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के एक ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उनको दिया जाएगा। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं उपस्थित है तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं, इन जजों को दिया जाएगा। और इनमें भी क्रम से कि सबसे वरिष्ठ कौन है उसको, और अगर वो भी नहीं है तो उनसे कम वरिष्ठ कौन है उनको दिया जाएगा। बात समझ में। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को देंगे, है ना। और जजों में भी जो सबसे वरिष्ठ होगा उनको दिया जाएगा। अगर वो वरिष्ठ जज भी नहीं उपस्थित है तो उनसे कम वरिष्ठ जो है उनको दिया जाएगा। ऐसे क्रम से आगे ये दिया जाएगा। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे तो उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना लोकसभा के स्पीकर को देंगे, लोकसभा के स्पीकर को देंगे। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर को इस बात की ये सूचना देंगे कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाह रहे हैं। बात समझ में। इसमें आर्टिकल 56 में एक बात और कही गई कि अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है, ठीक है, पद से हटाना है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एकमात्र प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट। तो आर्टिकल 56 इतने पॉइंट्स को बताता है, एकदम स्पष्ट है। तो आर्टिकल 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति पद पे रहते हुए अपना त्याग पत्र, संबोधित त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर तक पहुंचाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति यहाँ उपस्थित नहीं है तो त्याग पत्र मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज तक जाएगा। बात समझ में।
राष्ट्रपति को पद से हटाने का एकमात्र प्रक्रिया जो भी संविधान में है वो उसका नाम है महाभियोग। अभी हम आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो ये समझ में आया, ठीक है। आर्टिकल 56 सिंपल सा है। अब उसके बाद आर्टिकल 57 देखें। आर्टिकल 57 में दो से बताया था ना, दोबारा चुना जा सकता है कि नहीं राष्ट्रपति, उसकी बात करें। तो आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 57 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति पुनः या दोबारा निर्वाचित हो सकता है, क्या इसका ये मतलब है कि केवल 2 बार निर्वाचित होगा? नहीं, यहां पे राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मतलब जितनी बार चाहे राष्ट्रपति चुनाव लड़ करके उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। स्पष्ट हुआ? तो राष्ट्रपति पुनः या दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, ये आर्टिकल 57 कह रहा है। तो आर्टिकल 57 छोटा सा आर्टिकल। अब देखिए योग्यताएं, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति की योग्यता यानी राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति अगर बनना है तो राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं आप में, तो उसके बारे में बताता है आर्टिकल 58। देखिए राष्ट्रपति बनने की पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप भारतीय नागरिक हो। पहली अनिवार्य चीज क्या? कि जिस भी उम्मीदवार को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है उस उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। बात समझ गए? और उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि इसकी न्यूनतम उम्र जो है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, ठीक है। 35 वर्ष से अगर कम है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं है। बात समझ में आई? ठीक। अगली चीज कि वह उम्मीदवार कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। देखिए लाभ का पद जो है संविधान में इसकी कहीं व्याख्या नहीं करी गई है। संविधान में लाभ के पद की व्याख्या कहीं नहीं है कि लाभ का पद क्या होगा, लेकिन 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा फिल्टर कर दिया है कि लाभ के पद कौन से नहीं होंगे और कौन से होंगे उसको सेपरेट कर दिया थोड़ा सा। जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है, ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर का पद जो है ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे गवर्नर का पद जो है ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे मंत्री का जो पद है ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो सरकारी वेतन पाते हैं, इनको छोड़ करके जो सरकारी वेतन पर चल रहे हैं वो लाभ के पद होंगे, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए राष्ट्रपति की पहली योग्यता क्या है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है कि न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता क्या है कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को कोई भी लाभ का पद कहीं से अतिरिक्त ना मिल रहा हो। बात समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बात समझ में? कि जब आप लोकसभा का सदस्य बनेंगे, वो बनना चाहेंगे, तो उसके लिए जितनी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे वो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, है ना। दिवालिया शब्द का मतलब होता है कि वो इस हद तक ना उधार ले चुका हो कि बैंक वाले अब उसे लोन देने से मना कर दें, कि बहुत ज्यादा लोन ले चुका है व्यक्ति और वो नहीं चुका पा रहा है ना, वो उसे दिवालिया बोलते हैं। तो राष्ट्रपति की ये योग्यता ध्यान रखिए। स्पष्ट हुआ? तो आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करता है और वो कह रहा है कि भारतीय नागरिक होना मैंडेटरी है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होगी तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप कहीं लाभ का पद नहीं धारण करेंगे और लोकसभा के सदस्य के बनने की जितनी योग्यताएं हैं, जितनी अर्हताएं हैं, वो आप में होनी चाहिए। वो आप पूरा करेंगे तो ही जाकर के आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए अब आर्टिकल 59 देखते हैं। आर्टिकल 59 क्या है? द से दशाएं, यानी राष्ट्रपति बनने की क्या क्या दशाएं हैं या राष्ट्रपति बनने के बाद की क्या कंडीशन है।
आर्टिकल 59 59। आर्टिकल 59 क्या कह रहा है भाई? आर्टिकल 59 कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की दशाएं, है ना, 10 से दशाएं 53, 54, 55, 56, 57, 58। 58 में हमने अभी योग्यता को समझा, अब हम समझ रहे हैं दशाओं को या राष्ट्रपति की क्या कह सकते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद। चलिए देखते हैं पॉइंट। तो राष्ट्रपति बनने के बाद की जो पहली ये क्या नाम है दशा है, पहली शर्त है, वो ये है कि संसद हो या विधानमंडल की किसी भी सदन का यह सदस्य नहीं होगा। बात समझ में? राष्ट्रपति जो होंगे ये संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, इसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद के दो आप जानते हैं कि दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्य विधानमंडल के भी दो होते हैं, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, है ना। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सांसद होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं वो एमएलए होते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो एमपी एमएलए है, ये एमपी एमएलए की तरह राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इनमें से किसी का भी राष्ट्रपति सदस्य नहीं रहेगा, इनसे सेपरेट रहेगा। इसलिए आप जब पढ़ते हैं तो जब आप पढ़ेंगे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग बताया जाता है वहां पे। एक तो आपको लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद आपको राष्ट्रपति बताया जाता है। बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे एकदम साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रपति जो होगा ये संसद, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं होगा। बात समझ में? उसके बाद राष्ट्रपति की दशाएं क्या होंगी कि वह राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करे या ना करता हो। बात समझ में? ठीक है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। स्पष्ट हुआ? इसके बाद अगली दशा क्या है कि राष्ट्रपति को मिलने वाली जो परिलब्धियां क्या होती हैं? जैसे जो राष्ट्रपति को जो घर मिलता है ना, या जो उनको वाहन की सुविधा मिलती है ना, ये सारी चीजें परिलब्धियां हैं। ठीक है, तो निवास हो गया या फिर वाहन की सुविधा हो गई, मोबाइल फोन में रिचार्ज नहीं है, ये सब की जो सुविधा है ना, तो ये जो भी परिलब्धियां हैं तथा जो वेतन है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान या पदावधि के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता, बल्कि बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ में? तो ये राष्ट्रपति बनने के बाद की कुछ कंडीशंस है, कुछ दशाएं हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा हो, विधानसभा, उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं होगा। प्रेसिडेंट कोई दूसरा लाभ का पद नहीं धारण करेगा और प्रेसिडेंट को जो भी परिलब्धियां मिली हुई हैं या जो वेतन मिल रहे हैं ये सब कुछ उसके पदावधि के दौरान एक भी चवन्नी कम नहीं किया जा सकता आंसर में। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है, आप कमेंट के थ्रू बताएंगे और अगर वीडियो पूरा देखते होगे तो ही बताओगे, है ना। 2 मिनट देख के स्किप करोगे तो कैसे बताओगे। देखिए वेतन प्रेसिडेंट का कितना है प्रेजेंट टाइम में, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 59। अब उसके बाद आर्टिकल 60 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 60 क्या है? देखिए आर्टिकल 60 क्या लिखा है? सा से क्या थे, कुछ भूल गए? नहीं, चलिए देखते हैं। सा से शपथ, आर्टिकल 60 शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। छोटा सा आर्टिकल, बस ध्यान रखना कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। बात समझ में? अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे क्रम से वो दिलाएंगे। बात समझ में? ठीक है, तो ये है आर्टिकल 60, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 61, महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 क्या है? देखिए, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है या राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग उन पर लगाया जाएगा, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब हमें इसको ठीक से समझना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का कंसेप्ट क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की ये जो प्रक्रिया ये कहां से एडॉप्टेड है, कहां से इंस्पायर्ड है? तो यूएसए से। कहां से? ये यूएसए से। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये है क्या? ये है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। और पद से हटाने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? महाभियोग कहेंगे। बात समझ में स्पष्ट हुआ? और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि महाभियोग जो है ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का क्या सेंस होता है? जो प्रक्रिया न्याय देने का हो लेकिन न्यायालय ना करे। न्याय देने का काम अगर न्यायालय नहीं कर रहा है, किसी संस्था के द्वारा हो रहा है या कुछ कम्युनिटी के द्वारा हो रहा है, कुछ कमेटी के द्वारा हो रहा है, तो वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। बात समझ में आए? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब समझ में आए? ठीक है, अब देखें, महाभियोग राष्ट्रपति पर जब भी आएगा तो उसके लिए एक ही टर्म एंड कंडीशन है कि किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो संविधान के उल्लंघन पर, ठीक है, और किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। ये तीन बातें आपको समझ में आई कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में जिक्र किया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तभी अस्तित्व में आएगी जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन हो जाए, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्रेसिडेंट कर देंगे, उन पर महाभियोग लाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बात समझ में? जब तक संविधान का उल्लंघन नहीं होगा तब तक महाभियोग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। बात समझे? अब हम समझते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, कि महाभियोग लाया कैसे जाता है। प्रक्रिया देखिए, दो सदन है आपके संसद में, एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो सबसे पहले किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, चाहे लोकसभा में ले आइए चाहे राज्यसभा में लेके आइए। बात समझ में? चलिए हम लोकसभा में लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि चाहे लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा, दोनों में लाया जा सकता है, कोई शर्त नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले महाभियोग के प्रस्ताव को किसी एक सदन में लेके आया जाएगा, जैसे लेके आएगा लोकसभा में। ठीक है, अब जब ये प्रस्ताव आएगा तो उससे 14 दिन पहले, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव के 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को एक नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा। स्पष्ट हुआ? ठीक है, कम से कम 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को इसके लिए नोटिस भेजा जाएगा। ये कम से कम में है, कम से कम 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को एक नोटिस आएगा कि आप पर महाभियोग जैसा कुछ हो रहा है। बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहला प्रस्ताव कहां जाएगा? किसी एक सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। जैसे हम मान ली कि लोकसभा में गया, तो पहले प्रस्ताव कहां जाएगा? लोकसभा में। अब लोकसभा में यह प्रस्ताव शुरू होगा और यहां पे लोकसभा के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के 1/4 सदस्य, जितने भी लोकसभा के सदस्य होंगे उनके 1/4 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे, इस पर हस्ताक्षर करेंगे। बात समझ में? और हस्ताक्षर करने के बाद इसको 2/3 बहुमत से पारित करेंगे।
2/3 बहुमत से इसको पारित करेंगे, ठीक है। और जब यहां से पारित हो जाएगा तब हो जाएगा अगले सदन में। जैसे लोकसभा में आया था तो कहां जाएगा, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में आता तो कहां जाता, लोकसभा में जाएगा। स्पष्ट हुआ, ठीक है। तो 2/3 बहुमत से यहां पारित होगा और वो चला जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जब जाएगा तो यहां पे इसका अन्वेषण होगा यानी इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर यहाँ पे 2/3 बहुमत से फिर इसको पारित किया जाएगा। और इस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाएगा, यानी प्रेसिडेंट इस परिस्थिति में अपना पक्ष रख सकता है। और अगर यहाँ पे 2/3 बहुमत से ये पारित हो गया, पास हो गया, तो यहाँ से जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, यानी पद मुक्ति हो जाएगी। तो यही है महाभियोग की प्रक्रिया। तो आसान सी प्रक्रिया, बहुत टफ नहीं है, बहुत जटिल नहीं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इसको कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका प्रस्ताव जब पहले सदन में जाएगा तो वहां के जितने सदस्य होंगे उनके 1/4 सदस्यों का यहाँ हस्ताक्षर होगा, फिर 2/3 बहुमत से ये पारित होगा। जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो अगले सदन में जाएगा, वहां पे इस प्रस्ताव के लिए इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में फिर 2/3 बहुमत से पारित होगा और इस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर यहां से भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो जो राष्ट्रपति है ये पद मुक्त हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो ये है महाभियोग। अब इसके बाद एक और आर्टिकल हमें समझना है, आर्टिकल 62, जो किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 62 बात करता है रिक्ति के बारे में, कि जब रिक्ति हो जाएगी, जैसे भी यहाँ पे आपने महाभियोग लगाया ना प्रेसिडेंट पे, तो अगर प्रेसिडेंट पे आपने महाभियोग लगा दिया है, पद मुक्त हो गया, तो उसके बाद क्या है ना। तो आर्टिकल 62 देखते हैं कि आर्टिकल 62 क्या कहता है। आर्टिकल 62 क्या कह रहा है, ध्यान से। आर्टिकल 62 कह रहा है कि जब प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाएगा, तो उसके बाद क्या। अच्छा ध्यान रखेंगे, पद रिक्ति का कोई एक ही जरिया नहीं हो सकता है, जैसे खाली महाभियोग थोड़ी हो सकता है। पद रिक्ति के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है त्याग पत्र दे दिया जाए, ठीक है, त्याग पत्र भी तो पद रिक्ति का एक कारण बन सकता है। या हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो जाए, या हो सकता है कि जो चुनाव हुआ, वो निर्वाचन रद्द हो जाए, निर्वाचन किसी कारण से रद्द हो जाए तो भी पद मुक्त हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर महाभियोग लग गया तब तो हो ही जाएगा महाभियोग। तो ये इनमें से किसी भी रीजन से पद रिक्ति हुई है, तो पद रिक्ति के बाद क्या होगा, पद रिक्ति को भरने का क्या कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, पद रिक्ति को भरने का इसमें समय बताया गया है आर्टिकल 62 में, भरने का समय। तो 6 महीने के अंदर, पद के रिक्त होने के 6 महीने के अंदर, 6 माह के भीतर पुनः निर्वाचन हो जाना चाहिए और फिर ये पद भर दिया जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखेंगे कि पद रिक्ति को फिल करने का कितना टाइम मिलता है, 6 माह। 6 माह के भीतर आपको ये जो पद रिक्त हुआ है इसको चुनाव करा करके फिल कर देना होगा। बात समझ में आई? ठीक है। और जो यहाँ पे अब चुनाव करके जो निर्वाचित प्रेसिडेंट वापस से बनेंगे, निर्वाचित जो प्रेसिडेंट बनेंगे, निर्वाचित प्रेसिडेंट का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष ही रहेगा। बात समझ में? निर्वाचित प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष ही रहेगा। एकदम स्पष्ट हुआ? तो आर्टिकल 62 में कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाता है तो वह पद रिक्ति को कंप्लीट करने का, भरने का जो समय है, अवधि, ये 6 माह है। 6 माह के अंदर आपको इलेक्शन कराना है और इलेक्शन करा करके आपको प्रेसिडेंट बना देना है। और तब तक प्रेसिडेंट के तौर पे, अच्छा जैसे पद रिक्ति मान लिया नहीं हुआ है या चुनाव किसी कारण से अभी डिले हो गया, जैसे 5 वर्ष का मान लेते हैं, प्रेसिडेंट साहब का 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन अभी चुनाव नहीं हो पाया है, तो मान लेते हैं जैसे 1 महीना चुनाव नहीं हुआ, तो इस 1 महीने के ड्यूरेशन में यही जो है, यही प्रेसिडेंट के रूप में एक्टिंग करेंगे, मतलब कि ये प्रेसिडेंट के तौर पे बने रहेंगे। बात समझ में? तो ये है प्रेसिडेंट का पूरा आर्टिकल। अभी हमें प्रेसिडेंट को की और सारी बातें समझनी है, जैसे हमें प्रेसिडेंट की जो शक्तियां हैं, शक्तियों को समझना। हालांकि हमने एक आर्टिकल में पढ़ जरूर लिया लेकिन थोड़ा और डिस्क्राइब रूप में उसको पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत रूप में, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट की जो शक्तियां हैं ये समझेंगे, ठीक है। फिर ये समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से इनकी शक्तियां सेपरेट कैसे हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे देश में क्या रबर की मुहर है प्रेसिडेंट, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए